चैनल इट्स मी हेलो फार्मासिस्ट चैनल देख रहे हो आप। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी की वे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एवरी 5 ईयर में कवर किए गए हैं, वो भी इस सॉल्यूशन पेपर से जो कि एवरी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट फेवरेट है एग्जामिनर्स की, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बताया गया है वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूरी आने हैं। 5 ईयर में हर साल वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो कि आपके सामने है। प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन पेपर खुद सॉल्व करोगे। इस वीडियो में मॉडल पेपर 2015, 16, 17, 18, 19 तक के ऑल क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे तो एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही अच्छे से पास हो जाओगे। क्वेश्चंस को लगा लोगे, कंप्लीट कर लोगे, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो भी आपका डाउट रहना है कमेंट करके जरूर पूछ लेना है। क्वेश्चन के साथ आंसर भी क्या आपको ध्यान देना रहेगा, कौन सी हेडिंग्स आपको लर्न करनी रहेंगी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से बताएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की तैयारी करने के लिए। और क्या रिस्पॉन्स रहना है कमेंट ना। आपको फार्माकोलॉजी की इस तरह से तैयारी करनी है। आप लोग कहते हो ना दीदी हमें एक मोटिवेशन दो कि हम कैसे कवर कर पाए। अब तो एग्जाम डेट भी आ चुकी है, जो प्रपोज डेट आई है वही फाइनल डेट रहेगी। अब आप लोग जल्दी से जुट जाओ एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि अब एग्जाम डेट चेंज होने वाली नहीं है। 22 को ही क्लियर हो जाएगा जो भी रहेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम डेट से टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम डेट फिर से आएगी, फिर से होगा, कुछ भी नहीं होगा। डेट पे डेट नहीं आने वाली है, यही एग्जाम डेट रहेगी, क्योंकि जुलाई आ चुका है बेटा, जुलाई आ चुका है। और जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो गए, मेरे खुद एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। इस वजह से मैंने सोचा पहले ही आप लोगों को कवर कराना स्टार्ट कर दूं, नहीं तो आप लोग की तैयारी नहीं हो पाएगी। जो मेरे सभी प्यारे भाई बहन मेरे भरोसे हैं, तो मुझे आप लोगों की तैयारी करानी है। और आप लोग पूछते हो ना दीदी ऐसा कोई मोटिवेशन दो मुझे कि मैं अपना पढ़ पाऊं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मैं मोटिवेशन लेके आई हूँ। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में गली मोहल्ले में जब भी आप फार्मेसी कंप्लीट कर लोगे तो अपना शॉप बिजनेस जॉब जो भी करोगे, आई थिंक जो अगर आप अपनी शॉप ओपन कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, आपके सामने कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान है, इमरजेंसी केस आ रहा है, तो आप उस इमरजेंसी केस को हैंडल कर पाओ। क्योंकि अगर आप डॉक्टर भी बनते हो ना, नीट की तैयारी बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट्स आते हैं दीदी चैनल नीट का बता दो। मेरी एक दोस्त है मेरे साथ जो पढ़ रही है, बहुत ही अच्छा है। एक तो फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला पे आप चेक कर सकते हो, फिजिक्स वाला बहुत ही अच्छा चैनल, मैंने खुद एक बार सब्सक्रिप्शन लिया था। आप फिजिक्स वाला पे बहुत ही स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको है लगन, जिनको है कि हाँ मुझे करना ही, मुझे इस फील्ड में वर्क करना है, वो सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि अगर आपके सामने कोई है व्यक्ति वो बहुत ही ज्यादा तबीयत से जूझ रहा है तो उसे हैंडल करना है, आपको उसको तड़पते हुए नहीं देखना, ठीक है। आपका इतना माइंड तेज होना चाहिए उस समय कि आपको कौन सी मेडिसिन उस व्यक्ति को देनी है कि उसकी जान बच सके। हर एक इमरजेंसी केस को आप हैंडल कर सकते हो एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है, फर्स्ट एड दे सकते हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ आपको अपनी फार्माकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फार्माकोलॉजी में दवाइयों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। और जो भी डाउट रहना है, आपकी दीदी ने आपके लिए पहले से ही सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, उन्हें कवर करो जाके एग्जाम में बहुत ही अच्छे से। वो क्वेश्चन 101% पूछा ही जाएगा और एग्जाम में काफी बार आता है, काफी बार एग्जाम में आप खुद सॉल्व करके आओगे ना एग्जाम पेपर, तब देख के बताओगे कि हाँ दीदी ये क्वेश्चन आया था, आपने बताया था। भाई मैं वही इंपॉर्टेंट कवर करवा रही हूँ जो एग्जाम में आया है और आएगा भी। और एक फार्मासिस्ट को इमरजेंसी केस है ना, फार्मासिस्ट को पता ही होना चाहिए। तो वीडियो के ध्यान से देखना है, वीडियो अच्छा लगे आई रिक्वेस्ट यू लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। अगर चैनल पे नए, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि सभी आएंगे, सभी भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। एक फार्मासिस्ट से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि अगर आप एक फार्मासिस्ट को हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प अपने आप होगी, क्योंकि कर भला तो हो भला। ओके
हम क्वेश्चन पेपर देखना स्टार्ट कर रहे हैं 2015 का। ओके, 2015 का क्वेश्चन पेपर। बहुत से बच्चों के ये कमेंट्स रहते हैं, दीदी हमें हिंदी में क्वेश्चन दीजिए, वो इम्पोर्टेंट वाले। तो चलो भाई, आपकी भी जो विश है वो भी पूरी होने वाली है। और इंग्लिश वालों को तो पता ही चल जाएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होके पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, हिंदी में लिखा हुआ है ड्रग एब्जॉर्प्शन, वेरियस प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए इंग्लिश में ना शॉर्ट में लिखा हुआ है और हिंदी में बहुत बढ़ा चढ़ा के, मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि आपको खुद नहीं समझ में आएंगे कि वो आखिरकार है क्या पूछ रहा है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखना है बे, और मिक्स करके समझना है। ये नहीं कि अब हिंदी में ही फ्लो में बह चले जा रहे हो, ठीक है। तो वेरियस प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस रहते हैं दवाइयों का एब्जॉर्ब होने में बॉडी में, ठीक है। तो इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके बारे में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। और सीक्वेंस से हम लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो भी बताएंगे। और बहुत ही ज्यादा स्पीड में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारा फोन कवर नहीं कर पाएगा। तो दवाइयों का जो वो होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है जो वो हाईलाइट है। तो जो मेरे भैया है जिनसे मैंने बुक लिया है, उन्होंने खुद पढ़ा हुआ है और मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था। तो फिर देखिए कुछ हाईलाइट है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना, मुझे हेडिंग कैसे डालनी, और हेडिंग डालने से ही आपको मतलब कि आप एग्जाम की कॉपी को क्लियर बना सकोगे और बता पाओगे कि हाँ आपने लिखा क्या है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, जो भी डेफिनेशन डाल के आप लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए इसका हेडिंग है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे अंडरलाइन है, बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो दवा का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वाइब्रेशन प्रोसेस, मतलब कि पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में ये बताया गया। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालनी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, इसके बारे में देखना है। ये जो मेथड होता है वो स्लेज मेम्ब्रेन द्वारा फिजिकली जो होता है वो स्वतंत्र, मतलब कि एक्टिव रहता है, ठीक है, स्वतंत्र रहता है। और ये कैरियर मॉलिक्यूल से कलेक्ट होके अपना एक पार्ट बनाता है, जिससे कि दवा का एब्जॉर्प्शन हो पाए। थर्ड नंबर हेडिंग है पोनिसाइटिस, इसके बारे में बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है। आप जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, सिर्फ और सिर्फ जितना आपको इंपॉर्टेंट लगे उतना ही पढ़ना है। पूरा कहानी छापने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तभी जाके पूरे सिलेबस को कवर कर पाओगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी ये रहेगी, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पूरे बॉडी में। एक्वस, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत ही अच्छे से हाईलाइट है, बताया गया है। अगर जो दवा दी जा रही है वो सॉलिड है, ठोस है, तो उससे पहले इसका एक्वस सॉल्युबल होना जरूरी है, मतलब कि होना ही है, प्रोसेस है, ठीक है, जिससे कि ये वाटर में जल्दी से सॉल्युबल हो जाती है, ठीक, एब्जॉर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो जाके सीधे ब्लड में एक्ट करने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि कितना, कौन सी डोज देना है, कौन सी दवा देनी है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करेगा, ठीक, प्रोटीन वगैरह कुछ भी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग डालनी है केमिकल सब्सटेंस, केमिकली कैसा केमिकल रिएक्शन आ रहा है, स्टोमक में कैसे एक्ट कर रहा है, ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, ठीक है, ये देखना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, ठीक है, लिक्विड एब्जॉर्प्शन की जो इसकी एबिलिटी है, क्षमता है, ज्यादा है। उस औषधि के कारण, ड्रग के कारण जितना छोटा होगा दवाई, जितनी छोटी मेडिसिन होगी उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। कॉम्प्रेस टेबलेट की तुलना में लार्ज जो टेबलेट है उनका एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू एयर एब्जॉर्प्शन, जिस स्थान पर एयर पर रक्त, मतलब कि ब्लड सप्लाई अधिक होता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक, ये भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टेज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या वर्क रहेगा। बीमारी से अधिक औषधि कि ऑब्जॉर्प्शन जो दर होता है उसको कम हो जाती है। डायरिया, परगेटिव एक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब कि स्टोमक GIT से जो रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवाइयों के रूट क्या है एब्जॉर्ब करने के। एक तो हो गया है इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक, नेचुरल ड्रग जो होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर
डिपेंड होती हैं। ठीक, नेक्स्ट 9 नंबर हेडिंग है डिसीज कंडीशन, मतलब कि हर बार हर बात पे दवाई का ही नहीं एब्जॉर्प्शन होता है, एक पर्टिकुलर डिसीज भी होती है, उसकी दवा इतने दिन चलेगी और डिपेंड करता है व्यक्ति पे कि पर्सन किस हिसाब से दवा ले भी रहा है। ठीक है, टाइम टू टाइम। तो ये हो गई इसकी हेडिंग्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप हेडिंग भी लिख लोगे, जैसे कि मैंने बताया आपको शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में बताया है, आप अगर इतनी सारी हेडिंग डालोगे ना तो उसमें लिख ही लोगे, इतना मुझे आप पे विश्वास है। इतनी सारी अगर 9 हेडिंग आप लर्न कर लोगे तो आप सब कुछ लिख लोगे और बहुत ही बेस्ट करके आओगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और अभी आपके 5 क्वेश्चन पेपर बचे हैं ना, तो देखना आपको ये चेक करना है, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, ये लिखते जाओ कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो रहा है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है ना, वेरियस प्रोसेस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिख लो फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये दोबारा रिपीट होता है तो उसी के आगे 2 बना लेना, अगर तिबारा होता है तो 3 बना लेना। ऐसे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। मैं तो बताते ही जाऊंगी, लेकिन खुद को आपको समझाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकल एनेस्थेटिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो लोकल एनेस्थेटिक से आपसे ये समझना है कि लोकल है मतलब कहीं पे भी, किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक जगह पे, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक दवा का यूज करते हैं। जैसे कि स्किन, किसी हाथ में एक ही जगह पर्टिकुलर कहीं भी चोट लग जाए, ठीक है, तो यहाँ पे यही पूरी कहानी लिखी हुई है कि किसी भी पर्टिकुलर एक जगह को ट्रीट करने के लिए लोकल एनेस्थेटिक, मतलब कि मुख्य रूप से औषधि सतही तंत्रिका तंत्र पर वर्क करती हैं, तो उन्हें लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इनके क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिखना जरूरी है और बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से छोटा सा है लिखा हुआ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन लोकल एनेस्थेटिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक, पहला तो हो गया नेचुरल में क्या आता है, कोकीन। ठीक, सेकंड नंबर पता है, जब मैं कोकीन पढ़ती हूँ ना तो मुझे वो हम शकल मूवी है कोकीन के पराठे, वही याद आ जाता है, कोकीन के पराठे, बहुत ही ज्यादा हंसी वाली मूवी। लेकिन अभी आपको नहीं देखना है, आपको ये याद रखना है कि एग्जाम देने के बाद देखना है, वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा भाई। सेकंड नंबर है क्लासिफिकेशन आपका सिंथेटिक नाइट्रोजेनियस कंपाउंड, थर्ड नंबर है सिंथेटिक नॉन नाइट्रोजन, फोर्थ नंबर है मिसलेनियस ड्रग जैसे कि क्लोव ऑयल, फेनल। ठीक है, ये हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इतना आपको क्लासिफिकेशन लिखना है और फिर इस दवा के बारे में आपको कौन सा लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये कोकीन वाला बहुत ही ज्यादा मतलब पूछा गया है और यही लिखा है स्टूडेंट्स ने और इजी भी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट लिख लेना है, वही 2-4 पॉइंट ही है। कोकीन क्या है, कोकीन एल्कलॉइड है और ये एक लीव है, एरेथ्रोजाइलम कोका लीव है, लीव से मतलब पत्ती है। ठीक है, और ये सीएनएस को स्टिमुलेट करता है जिससे कि पेन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब कि इस पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है, एनेस्थीसिया यही वर्क करेगा ना। और सेकंड नंबर प्रोकेन। ठीक है, बहुत इजी है, सेम वही ऐसा ही लिखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये तो बहुत ही आपको रट्टा होना चाहिए एकदम, क्योंकि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ना वो 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपके यहीं से आएंगे। आप लोग पूछते हो ना दीदी हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ें, तो अगर आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को आप पढ़ के आ रहे हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लोगे ना तो आपकी हर तरह से तैयारी हो जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आप लॉन्ग पढ़ोगे ना तो शॉर्ट उसी में ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अगर आप सिर्फ शॉर्ट पढ़ोगे ना तो फिर आपको पता नहीं उस समय वो याद रहे भी या ना याद रहे, क्योंकि शॉर्ट पढ़ोगे तो सिर्फ एक ही आंसर पड़ेगा मिलेगा। अगर लॉन्ग पढ़ोगे तो घुमा फिरा के कहीं से भी पूछा जाएगा, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये इसी से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है, टॉपिक को समझना है, शॉर्ट लॉन्ग सब उसी में आ जाएगा। और ये जो कोलिनर्जिक दवाइयां होती हैं ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से मिलकर अपना इफेक्ट शो करती हैं। ठीक है, जो कि पैरासिम्पथेटिक इसको स्टिमुलेट करती हैं। स्टिमुलेट करने पर जो भी कोलिनर्जिक ड्रग इफेक्ट शो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया गया है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना है इंग्लिश को देख के, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके लिखना है बेटा, बहुत ही मतलब कि आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा।
थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पैरासिम्पथेटिक के 3 क्लासिफिकेशन है, कोलिन, एस्टर। इसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोलिन, मेथाकोलिन और पिथाकोलिन। नेक्स्ट नेचुरल एल्कलॉइड में मस्करेनिक, एरिकोलिन, पिलोकार्पिन। ठीक है, ये है, बहुत इजी है, बस आपको अच्छे से देखना है इजी तरीके से। सिंथेटिक एल्कलॉइड में एंटीकोलिनेस्टरेज को डिवाइड किया गया, जिसमें 2 हैं, नेचुरल हो गया और एक सिंथेटिक हो गया। नेचुरल में फायोस्टैग्मिन है और सिंथेटिक में नियोस्टैग्मिन, फायोस्टैग्मिन, नियोस्टैग्मिन। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस इतना याद कर लो आप, ये सब मत याद करो, बस इतना याद कर लो। ठीक है, और एक इनरिवर्सिबल में DPF, इसको याद कर लेना, मतलब कि डाइसोप्रोफाइल फ्यूरोफॉस्फेरस, इतना याद करना है। ठीक है, आपको टेब्यून याद कर लेना है इसको, और फिर आपको लिख देना है कि सभी एंटीकोलिनर्जिक, इनरिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल वेफर एजेंट प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इतना आपको कोलिनर्जिक के बारे में लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा एंटीकोलिनर्जिक के बारे में, तो आपको बताना रहेगा इन औषधियों को पैरासिम्पथेटिक ब्लॉकर एंड कोलिनर्जिक ब्लॉकर एजेंट कहा जाता है। और कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक दोनों में डिफरेंस याद रखना है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर वाला जरूर पूछा जाएगा, मेरे टाइम में भी पूछा गया था। आपको हमेशा 100% यहीं पे लिख के रख लेना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। यही कि कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक में डिफरेंस, जरूरी नहीं है कि आप कठिन पढ़ो, कुछ बेसिक पढ़ो, आसान पढ़ो, वो भी पूछा जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बहुत ही ज्यादा डीप पढ़ने वाला ही पास हो रहा है। बेसिक पढ़ो आप, लेकिन पढ़ो जरूर। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार की औषधियां जो होती हैं वो एसिटाइल कोलिन मस्करेनिक रिसेप्टर एक्शन को ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन एजेंट जो होते हैं वो पैरासिम्पथेटिक नर्व पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व एंडिंग पर जो कोलिनर्जिक एजेंट रहता है उसके इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तब जाके ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट अपना इफेक्ट शो कर पाता है, मतलब कि ये वर्क करता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, इससे आसान तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब पे, चैनल पे, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और कोई भी आपकी दीदी की तरह, आपके तरह, जिसको जैसे मैं समझा रही हूँ इतने प्यार से, अपने भाई बहन की तरह, वो सब पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसका क्लासिफिकेशन देखिए, नेचुरल एल्कलॉइड, एट्रोपिन लिख देना है, डी हायोसाइमस, बस इतना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेमी सिंथेटिक में होमाट्रोपिन लिख देना है, और उसी का सेम जैसा होमाट्रोपिन मिथाइल नाइट्रेट लिख देना है। ठीक है, सेम ही है। और नेक्स्ट सिंथेटिक यूज फॉर ऑप्थेल्मिक यूज में यूट्रोपिन साइक्लोपेंटोलेट लिख देना है। तो ये हुआ कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक औषधियों की औषधि प्रभाव, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट है वो बताना है। तो यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया किन्हीं 2 को आपको सॉल्व करना है, एंटी आर्हिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव और 3rd नंबर क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप इस 3rd क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, 100 नंबर को? तो इसका मतलब क्या है पता है? ड्रग यूज इन ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा के बारे में तो सभी लोग जान गए होंगे बहुत ही जल्दी से। तो ग्लूकोमा, देखा ना, कुछ हिंदी इतने ज्यादा डिफिकल्ट है, वो समझ से बाहर है, आप समझ ही नहीं पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आखिरकार। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों, दाल सब्जी रोटी सब कुछ खाना है भाई, एक ही चीज नहीं खानी है। अब देखते हैं एंटी आर्हिथमिक के बारे में, क्या आपको लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। आर्हिथमिक मतलब हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट का उपयोग हृदय, कार्डिक आर्हिथमिया, हृदय पेशी, मायोकार्डियल के मध्य से कंडक्शन ऑफ इम्पल्स से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, हृदय में स्थित साइनोवियल ऑरिकल नोड जो होते हैं वो उन द्वारा उत्पन्न संवेदनाओं की उत्पत्ति जो होती है वो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट। ठीक है, डोज है, डिफेक्ट इन इम्पल्स जनरेशन। ठीक, 2nd नंबर में लिखा गया है ड्यू टू एबनॉर्मल प्रोपगेशन इम्यून्स। इनका क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल के टाइप में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे फेज 1 क्लास 1 में लोकल एनेस्थेटिक ड्रग दिया जाता है। ठीक है, जो कि माइकोकार्डियल मेम्ब्रेन पर वर्क करती है, नर्व पर कार्य करती है, और ये दवा रेस्टिंग पोटेंशियल करती है। ठीक है, और इनका रेट डिलोलेरिलाइजेशन जो होता है वो रिड्यूस करता है, और इसका जैसे कि क्विनिडाइन इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो
तो क्विनिडाइन में जो भी आपके लिए बताया गया है उसको अंडरलाइन, जितना अंडरलाइन है सिर्फ उतना पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रोपेनॉल में जितना अंडरलाइन है उतना पढ़ना है आपको, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेरापिमिल में भी दिया गया है, बहुत इजी, छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन क्या होता है। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पढ़ लो जाके। इसका क्लासिफिकेशन इधर है और उसके आगे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्लासिफिकेशन, केमिकल और फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है, ठीक है, ट्रेड नेम क्या है, यूज क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये जो रिपीटेड है, ड्रग यूज इन ग्लूकोमा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोमा टॉपिक एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कवर करो जाके, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि हमारा फोन में उतनी जगह नहीं है कि हम कवर करवा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यहाँ पे है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर और जर्नल एनेस्थेटिक, लोकल जर्नल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्पिरेटरी स्टिमुलेट, ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर और कार्डियोटोनिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कितनी बार रिपीट होंगे आप खुद देख पाओगे। तो ये रहे इन सभी के आंसर, और यहाँ पे ये आंसर मैं इसलिए क्लियरिटी से दिखा रही हूँ कि आपका ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि दीदी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दो, क्योंकि मेरे पास अभी टेलीग्राम नहीं है। वीडियो को प्रेस करके आप आसान तरीके से पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको अपना फोन में रखना है, फोन में भरना है, दिमाग में नहीं भरना है आपको। दिमाग में भरो भाई, दिमाग में रखो, पढ़ो इसी वक्त कि दोबारा हमें फिर से यही सब्जेक्ट ना देखना पड़े, दोबारा नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करना है कि नहीं करना है। जर्नल एनेस्थेटिक के क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये है और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोगों ने कवर किया 2015 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अब 16 का देखेंगे और 16 का क्वेश्चन देखते समय आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में रिपीट हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नॉन स्टेरॉयडल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2014 में कवर किया गया है और पीछे भी अभी देखने को मिलेगा आपको। एंटीकोलिनर्जिक अभी 15 में कवर किया, 14 में है। लोकल एनेस्थेटिक आया, एंटीटेसिव एज ड्रग्स आया, ब्रांचियल डायलेटरी ये ज्यादा नहीं पूछा गया है। एंटाइसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटीकोगुलेंट काफी बार पूछा गया है और स्टिमुलेशन एविटिव परगेटिव्स ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, अभी देखने को मिलेगा, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटी फंगल और कार्डियोटोनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इसका आंसर है, उसी के बारे में आगे बताया गया है। तो आपको ये नहीं परेशान हो रहा है कि इतना ज्यादा क्वेश्चंस है, आपको लिखते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये ध्यान देना है आपको। देखिए, नॉन स्टेरॉयडल रिपीट हुआ है, एंटी कन्वुलेशन रिपीट हुआ है, डायरेटिक टॉपिक रिपीट हुआ है, 14 में पूछा गया था ये। ट्यूबरकुलोसिस जरूर पढ़ लेना है, एंटीवायरल, एंटीकोगुलेंट, एंटी एमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। इन सभी के आंसर्स आप प्लेलिस्ट चेक करोगे चैनल पे जाके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पे चेक करोगे, आराम से मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग ने कवर किया 2 क्वेश्चन पेपर, 17 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, शरीर में औषधि के विभिन्न क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, एंटी हाइपरटेंसिव, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आंसर ये लिखा हुआ है और इस टॉपिक को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट रिपीटेड टॉपिक है एंटीकोगुलेंट, एंटी पार्किंसोनिस, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी आर्थेमिक एजेंट, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट यूरिनरी एंटीसेप्टिक, मोस्ट इंपोर्टेंट एंटी डायरियल ड्रग, कार्डियोटोनिक फिर से रिपीट हुआ। अब हम लोग पहुंच गए 2018 के क्वेश्चन पेपर पे, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जर्नल एनेस्थेटिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। लोकल जर्नल जो दोनों ही आना ही आना है, ठीक है। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलिनर्जिक, एंटी कन्वुलेशंट, एंटीलेप्टिक, डायूरेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटी पार्किंसोनिस, कार्डियोटोनिक बहुत बार रिपीट हो चुका, आपके सामने ही देख रहे हो। एंटी हिस्टामिनिक रिपीटेड है, एंटीवायरल, एंटी एमेटिक रिपीटेड है, सल्फोनामाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पहुंच गए हम लोग 19 के क्वेश्चन पेपर पे, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, दवाइयों का क्या मैकेनिज्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, अभी से लिख के रख लो।
और इसको पढ़ा भी रखा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है तो क्या कर रहे हो भाई, प्लेलिस्ट चेक करो, वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपको वीडियो अच्छा लगे, जो अच्छे से समझ में आए पढ़िए, नहीं तो स्किप करिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, प्लेलिस्ट ऑन करोगे ना तो आपको सीक्वेंस से सब कुछ चलता चलाएगा, कुछ आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्नल एनेस्थेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्व्यूलेशंट, कोलिनर्जिक, एंटी पार्किंसोनिस और एंटी फंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलोसिस और एमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलिनर्जिक सल्फोनामाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी टेसिव एजेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फाइनली पूरी आपको बुक मैंने कवर करवा दी है। यहाँ से पूरा पेज खत्म होता है। ओनली 19 के क्वेश्चन पेपर थे मेरे पास, इतने ही, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए पढ़ने के लिए खरीदा था, तो आपको बीएससी से कवर करवाया। खरीदा क्या था, मेरे भैया रहते हैं एक सामने, उन्हीं से मैंने लिया था, ठीक है। तो उन्होंने भी पढ़ा इसी बुक से, मैंने भी खुद पढ़ा। तो आई होप आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चों का कमेंट्स रहता है ना, दीदी कौन सी बुक है, सामने आपके लिखा हुआ है शरण पब्लिकेशन की बुक है, और ये शायद आपको नहीं मिले, क्योंकि मैंने खुद नहीं लिया था, वो भैया ले आए थे, कहाँ से ले आए थे मुझे खुद नहीं पता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई दोस्त हो तो जरूर शेयर करना, और अगले सब्जेक्ट का कौन सा वीडियो चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर कवर करना चाहते हो, पास होना चाहते हो, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपकी दीदी आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगी। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।